हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस का पार्ट वन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था कि एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपने प्री शिपमेंट क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस लेक्चर में इसका पार्ट टू कवर करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी फॉर ऑल कमोडिटीज। सबसे पहले रनिंग अकाउंट फैसिलिटी क्या है। देखो, नॉर्मली एक्सपोर्ट फाइनेंस कब दिया जाता है? तो देखो, जब एक एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर आता है, कस्टमर का ऑर्डर आता है, तब वो उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के बिहाफ पर बैंक से जाकर लोन जो है वो ले सकता है। ठीक है। पर रनिंग आउट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर अगर एक्सपोर्टर के पास अभी कोई कस्टमर का ऑर्डर नहीं है, यानी कि अभी उसे कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करना है, तब भी वो बैंक से जाकर जो है वो एक्सपोर्ट फाइनेंस जो है वो ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक ए पर्सन, ठीक है, वो मशीन बनाता है और उसको सेल करता है, और नॉर्मली ये मशीन्स को डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो देखो, ये एक्सपोर्ट फाइनेंस कब ले सकता है? जब इसे किसी मशीन का ऑर्डर आएगा। ठीक है। यानी कि जैसे यूएसए में एक बी पर्सन रहता है, तो बी पर्सन अगर ए को बोला कि मुझे एक मशीन खरीदनी है, तब जाकर ये बैंक से फाइनेंस ले सकता है कि मेरे पास ये ऑर्डर आया है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। पर रनिंग आउट फैसिलिटी ऐसी है कि अगर ए पर्सन के पास कोई भी ऑर्डर नहीं भी है इस समय, मान के चलिए कि किसी ने भी इसको ऑर्डर नहीं दिया कि मुझे मशीन भेजिए, तब भी ये बैंक से जाकर जो है वो फाइनेंस ले सकता है। ठीक है। तो ये एक तरह की क्रेडिट अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर बैंक एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है, बिना किसी स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑर्डर के। ध्यान में रखना है। और इसके अंदर प्री शिपमेंट फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और ये जो रनिंग अकाउंट फैसिलिटी होती है वो सभी कमोडिटीज के लिए जो है वो अवेलेबल होती हैं, जो कि यहाँ पर पीसीएफसी स्कीम के अंदर जो है वो आती हैं। पर ध्यान रखना है कि ये जो फैसिलिटी है सिर्फ इन उन्हीं एक्सपोर्टर्स को दी जाती है जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो अच्छा होता है। अब देखो, रनिंग आउट फैसिलिटी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बल्कि इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले नीड बेस्ड अप्रूवल। देखो, जब एक एक्सपोर्टर बिना किसी एक्सपोर्ट ऑर्डर के बैंक से फाइनेंस लेने के लिए जाता है, तो एक्सपोर्टर को जस्टिफाई करना होता है कि उसे फाइनेंस की क्यों जरूरत है। और अगर जेन्युइनली यहाँ पर फाइनेंस की जरूरत होगी तभी उसको लोन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है एलसी और फॉर्म ऑर्डर्स। ठीक है। नॉर्मली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर जो फॉर्म ऑर्डर है वो रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर सबमिट करवाना पड़ता है बैंक के पास। देखो, जैसे ए पर्सन इसके पास अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो ये बैंक के पास गया और उसने बोला कि मुझे ना 1 महीने के बाद एक ऑर्डर मिलने वाला है, तो कृपया मुझे फंड्स दे दीजिए। तो जैसे 1 महीने के बाद इसे ऑर्डर मिल जाएगा तो इसे लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर जो फॉर्म ऑर्डर है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद है मार्किंग ऑफ पीसीएफसी। तो जो पीसीएफसी है ना, इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे क्लियर किया जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस फैसिलिटी के अंदर ना एक्सपोर्टर को किसी इंडिविजुअल ऑर्डर के लिए फाइनेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अगर मान के चलिए उसको 100 करोड़ रुपए का फाइनेंस मिल रहा है तो वो इसको मल्टीपल एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए यूज जो है वो कर सकता है। पर जब रिपेमेंट करने की बारी आएगी तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि आपने जिस ऑर्डर के लिए पहले पैसा यूज किया होगा, आप उस ऑर्डर से पैसा रिसीव करने के बाद उस पैसे को पहले रिपे करोगे। जैसे अगर एक ए बी सी तीन यहाँ पर ऑर्डर है, पहले ए ऑर्डर को फाइनेंस किया गया और इसे बनाकर सेल कर दिया गया, तो पहले रीपेमेंट भी इसकी ही की जाएगी। ठीक है। पर अगर कोई भी पीसीएफ से ड्रॉ नहीं किया गया तो उसके केस में जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होंगे उसकी उसकी हेल्प से जो है वो पेमेंट की जाएगी। फिर आता है आपका मॉनिटरिंग। जो बैंक है ना, उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना जरूरी है, ताकि जो फंड्स हैं उनको डोमेस्टिक यूज के लिए डाइवर्ट ना किया जा सके। देखो, एक्सपोर्टर हो सकता है ना कि उसने पैसा लिया एक्सपोर्ट करने के लिए, पर उससे वो अपने वाइफ को एक कार खरीद के दे रहा है,
पर्सनल यूज के लिए, तो ये गलत चीज है ना, तो इसको मॉनिटर करना जरूरी है और रोकना भी काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है प्री पेमेंट हैंडलिंग। अगर प्री पेमेंट कर दी जाती है तो उसे कैसे हैंडल करेगा बैंक? देखो, अगर प्री पेमेंट की जाएगी ना, तो यहाँ पर बैंक जो है वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को कंसीडर करेगा, जो एग्रीगेट गैप लिमिट है उसको कंसीडर करेगा, फिर उसके बाद ही डिसाइड करेगा कि उसे प्री पेमेंट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अगर इस प्री पेमेंट की वजह से बैंक के एसेट्स और लाइबिलिटीज में, जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स और फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज है, उसके अंदर किसी भी तरह का मिसमैच आ जाता है, ठीक है, बियॉन्ड 1 मंथ के लिए, तो वहां पर बैंक फंडिंग कॉस्ट जो है वो चार्ज करेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपोर्टर और बैंक के बीच में, जिसके अंदर एक्सपोर्टर और बैंक जो है वो आपस में एक फ्यूचर डेट के ऊपर फॉरेन करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो बैंक एक्सपोर्टर को अलाउ करता है कि वो अपने जो पीसीएफसी है ना, उसको अवेल करने से पहले जो भी उसके कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उसके बेस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बुक कर सकता है बैंक के साथ, ताकि वो फ्यूचर में जाकर फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर पाए बैंक के साथ और किसी भी तरह के एक्सचेंज रिस्क से बच पाए। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर की गाइडेंस है, जैसे कि बुकिंग। तो जो एक्सपोर्टर है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं, पर यह काम उन्हें पीसीएफसी को लेने से पहले करना पड़ेगा। कैंसलेशन की बात करें तो अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो उस केस में जो बैंक है वो प्रेवलिंग मार्केट रेट के ऊपर जो है उसको सेटल जो है वो करेगा। करेंसी सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो एक्सपोर्टर है वो एनी परमिटेड करेंसी को चूज जो है वो कर सकता है जो कि मार्केट के अंदर ट्रेड की जा रही है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो जो एक्सपोर्टर है वो जेन्युइनली एक्सचेंज रिस्क को बेयर करेगा सभी के सभी एक्सपोर्ट फाइनेंस स्टेजेस के केस में, यानी कि एक्सचेंज रिस्क जो बेयर करने का जो काम है वो एक्सपोर्टर का रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि एक एक्सपोर्टर है मुंबई का, उसे 1 मिलियन यूएसडी डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बैंक के साथ बुक कर सकता है, जिसके अंदर वो यूएसडी को आईएनआर के साथ जो है वो कन्वर्ट करेगा और रेट भी पहले से ही फिक्स कर देगा। ठीक है, उसके बाद है शेयरिंग एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट अंडर पीसीएफसी। तो देखो, जो एक्सपोर्टर्स हैं जो और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपस में पीसीएफसी को शेयर करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि जो टोटल पीसीएफसी है वो 100 करोड़ है, तो अगर एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर तो डिफरेंट है, जैसे एक एबीसी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और एक्सवाइजेड कंपनी उसे एक्सपोर्ट करती है, तो इस केस में जो पीसीएफसी है 100 करोड़ का, इनको आपस में जो है वो बांट लिया जाएगा। कुछ पैसा इसके पास आ जाएगा, कुछ पैसा इसके पास आ जाएगा। अब ये कैसे बांटा जाएगा, कैसे काम करता है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर कोलैबोरेशन। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट होल्डर है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर है, यानी कि जो एक्सपोर्टर है और जो मैन्युफैक्चरर है उसके बीच में जो पीसीएफसी है उसको जो है वो स्प्लिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपके यहाँ पर सप्लाई चेन लिंकेज। जो पीसीएफसी है वो सप्लायर और रिसीवर, ठीक है, जो कि यहाँ पर एओयू या फिर ईपीजेड और एसईजेड यूनिट्स के अंदर आते हैं, उनके लिए जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, सप्लायर्स और रिसीवर दोनों का। उसके बाद है डिस्क्लेमर बेस्ड पीसीएफसी। तो जो बैंक्स है ना वो मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर के डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग जो है वो पीसीएफसी जो है वो ग्रांट कर सकती है। जैसा एक्सपोर्ट होल्डर एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर कहेगा वैसे ही मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस जो है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर पीसीएफसी रीपेमेंट ऑप्शन। तो पीसीएफसी रीपेमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? सबसे पहले देखो, जो एक्सपोर्टर है वो फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर करेगा मैन्युफैक्चरर के पास, या फिर जो एक्सपोर्टर है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट बिल को जो है डिस्काउंट कर कर पीसीएफसी को रिपे जो है वो कर देगा। डबल फाइनेंसिंग को यहाँ पर अवॉइड करना है, यानी कि जो टोटल पैकिंग क्रेडिट है वो एक्चुअल प्रोडक्शन साइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं? देखो, डीम्ड एक्सपोर्ट्स ऐसी सप्लाईज होती हैं जो कि इंडिया के अंदर ही हो रही होती है, पर उनकी जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी के अंदर रिसीव होती है। जैसे अगर मान के चलिए ए जो और बी है, ए ने मशीन बी को जो है वो सेल की है और दोनों ही इंडिया के हैं, ठीक है, तो ये जो सप्लाई है वो विद इन इंडिया हो रही है, पर यहाँ पर जो पेमेंट की जाएगी वो यूएसडी डॉलर के अंदर की जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट जो है वो मानेंगे। क्या मानेंगे? डीम्ड एक्सपोर्ट जो है वो मानेंगे। उसके बाद है पीसीएफसी फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए पीसीएफसी कैसे मिलती है? एलिजिबल प्रोजेक्ट की बात करें तो अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसको मल्टीलैटरल या फिर बायलैटरल एजेंसी जो है वो फाइनेंस करे। मल्टीलैटरल का मतलब है
जिसको मल्टीपल कंट्रीज ने मिलकर बनाया हो, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक वगैरह होगी, ठीक है। बायलैटरल एजेंसी का मतलब है जिसको दो कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पे जो है वो बनाया हो। तो अगर ऐसी एजेंसी जो है किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे यानी कि फंड्स प्रोवाइड करे तो उसके ऊपर मतलब कि वहां पर पीसीएफसी जो है वो मिलता है, ठीक है। मतलब ये डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है पोस्ट सप्लाई फाइनेंस, ठीक है। जो पीसीएफसी है उसको 30 डेज के अंदर जो है वो लिक्विडेट करना जरूरी है, या फिर जब प्रोजेक्ट अथॉरिटीज ने पेमेंट कर दिए तभी उसे लिक्विडेट करना जरूरी है, यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर में पेमेंट जो है वो करनी जरूरी है। रीपेमेंट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्टर्स है वो अपने फ्री फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट से पेमेंट कर सकता है, या फिर ईईएफसी बैलेंस से पेमेंट कर सकता है, या फिर रुपी फंड से पेमेंट जो है वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम। क्या है आपका यहाँ पर डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम? ये एक तरह की स्पेशल फैसिलिटी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी, और इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पज यही था कि जो क्वालिफाइड एक्सपोर्टर्स है जो कि जेम या फिर ज्वेलरी सेक्टर में डीलिंग करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को एफिशिएंटली जो है वो मैनेज कर पाए। तो ये बेसिकली उन एक्सपोर्टर्स के लिए लेकर आई गई थी स्कीम जो कि जेम्स या फिर ज्वेलरी सेक्टर में एक्सपोर्ट का काम जो है वो करते हैं, और इसलिए लेकर आई थी ताकि ये लोग जो है अपनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को आसानी से एफिशिएंसी के साथ जो है वो मैनेज कर पाए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सपोर्टर का वो 2 साल का होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट उसने डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में 2 साल के लिए काम किया होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो मिनिमम 3 करोड़ पर ईयर जो है वो होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर। अगर हम पिछले 3 सालों का देखें तो एनुअल जो टर्नओवर है वो मिनिमम 3 करोड़ जो है वो होना चाहिए। बिजनेस स्कोप की अगर हम बात करें तो वो जो है रफ कट पॉलिश डायमंड्स या फिर स्टडेड ज्वेलरी में जो है वो डील करता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर की बेनिफिट्स ऑफ डीडीए। तो डीडीए के यहाँ पर की बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले देखो, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो डॉलर डोमिनेटेड होती है, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो डॉलर्स में की जाती है, और पीसीएफसी भी डॉलर्स का यूज करके पे किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पीसीएफसी में लोन की रिपेमेंट होती है वो डॉलर प्रोसीड्स से जो है वो की जा सकती है, यानी कि पहले डायमंड की सेल करो, फिर उससे डॉलर मिलेगा, फिर उससे आप लोन की रिपेमेंट करोगे। और ये ट्रेड फाइनेंसिंग को भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है वो बनाती है डायमंड एक्सपोर्टर्स के लिए। उसके बाद आता है आपका पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट फाइनेंस, अब ये क्या है? देखो, पोस्ट शिपमेंट क्या है कि आपने जो गुड्स है या फिर सर्विस है उसको शिप कर दिया, उसके बाद आपको जो फाइनेंस मिलता है। तो देखो, अगर आपने मान लो एक गुड्स है, ठीक है, मशीन है, आपने वो शिप कर दिया, ठीक है, तो मशीन जो है वो 1 महीने में जाकर पहुंचेगी मान के चलिए। उसके बाद बायर जो है वो 3 महीने और लगाएगा, और टोटल 4 महीनों के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये 4 मंथ का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये पैसा आपको पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट फाइनेंस के फॉर्म में बैंक जो है वो दे देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है जो कि शिपमेंट के बाद जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है उसके रिलाइज होने से पहले जो भी खर्चे हैं उनको मैनेज किया जा सके। अब यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की टाइप क्या है? सबसे पहले है एक्सपोर्ट बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, ठीक है। तो बैंक जो है वो बेसिकली क्या करता है, एक्सपोर्ट बिल को बाय कर लेता है एक्सपोर्टर से, या फिर उसको डिस्काउंट कर देता है, और इमीडिएटली बेसिस से फंड जो है वो प्रोवाइड कर देता है एक्सपोर्टर को, ठीक। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट बिल्स नेगोशिएटर। तो एक्सपोर्ट बिल को नेगोशिएट किया जाता है। बैंक बेसिकली क्या करता है, एक्सपोर्ट बिल को नेगोशिएट करता है, और जैसे ही यहाँ पर शिपमेंट हो जाती है फंड जो है वो रिलीज कर देता है। उसके बाद जो बिल सेंड किए जाते हैं कलेक्शन के लिए बैंक के पास, जैसे अगर एक पर्सन है उसके पास कोई बिल है, उसने बैंक को दिया है कि आप मेच्योरिटी डेट आने पर इसको कलेक्ट कर लेना, बैंक उसके बिहार पर भी लोन जो है वो देता है। उसके बाद अगर कंसाइनमेंट बेसिस पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो वहां पर भी लोन जो है वो दिया जाता है। और अगर कोई अनड्रॉन बैलेंसेस है, जैसे अगर मान के चले कोई एक्सपोर्ट बिल है, उसके अनपोर्ड पोर्शन पे जो अनपेड पोर्शन है उसके अगेंस्ट भी जो है वो लोन दिया जाता है। उसके बाद है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। तो गवर्नमेंट ड्यूटी या फिर ड्रॉबैक बेनिफिट्स की केस में भी जो है वो फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रेडिट पीरियड फॉर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का क्रेडिट पीरियड जो है वो क्या रहता है? अगर हम डिमांड बिल्स की बात करें तो इसके केस में फडाई के द्वारा जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड बताया गया है वही आपका क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है। यूसेंस बिल्स के केस में मैक्सिमम 9 मंथ्स होता है शिपमेंट के डेट से, यानी कि
जब शिपमेंट आपने कर दी उस डेट के बाद मैक्सिमम 9 मंथ्स के लिए क्रेडिट दिया जा सकता है। उसके बाद ये जो क्रेडिट है वो कब ओवरड्यू माना जाएगा, तो देखो अगर एनटीपी प्लस ग्रेस पीरियड के अंदर, ठीक है, पेमेंट नहीं की गई है, या फिर अगर ड्यू डेट में पेमेंट यहाँ पर नहीं की गई है, तो हम मानेंगे कि जो बिल्स है वो ओवरड्यू हो चुकी है। समरी टेबल की अगर हम बात करें तो जो रनिंग अकाउंट फैसिलिटी है वो सिर्फ उन एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो बैंक अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करती है। रीपेमेंट मेथड की बात करें तो एक्सपोर्ट बिल रिलाइजेशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एलिजिबिलिटी है कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं का किया जा सकता है जब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कंफर्म हो जाएंगे। मैक्सिमम पीरियड कैश केस स्पेसिफिक होता है और रिपेमेंट मेथड जो है वो मार्केट रेट पे सेटल किया जाता है। ईपीसी शेयरिंग की बात करें, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर आपस में शेयर करते हैं और ये प्रोडक्शन साइकिल के साथ लिंक्ड होता है। रीपेमेंट की बात करें तो फॉरेन करेंसी ट्रांसफर या फिर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का यूज करके रीपेमेंट की जाती है। डीम्ड एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये मल्टीलैटरल बायलैटरल प्रोजेक्ट्स जो है वो होते हैं, उनको उनके लिए डीम्ड एक्सपोर्ट की फैसिलिटी लेकर आई गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्रेडिट पीरियड की तो 30 डेज से लेकर पेमेंट डेट ये होती है। रीपेमेंट की बात करें तो फॉरेन करेंसी लोन, ईईएफसी और रुपी रिसोर्सेज। डायमंड डॉलर अकाउंट की बात करें तो टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए पिछले 3 सालों में। 12 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड होता है और रिपेमेंट यूएसटी प्रोसीड्स के साथ की जाती है। प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात करें तो एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस के लिए ये अवेलेबल होता है और 9 मंथ्स मैक्सिमम पीरियड होता है और जो रिपेमेंट होती है वो एक्सपोर्ट बिल रिलाइजेशन से की जाती है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एडवांसेस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेस ऑन एक्सपोर्ट बिल्स। तो ये जो अनड्रांस बैलेंसेस होते हैं एक्सपोर्ट बिल के ऊपर, उनके अगेंस्ट एडवांस कैसे यहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहले ये जो अनड्रांस बैलेंस है इसको थोड़ा सा समझिए कि ये अनड्रांस बैलेंस क्या होता है। देखो नॉर्मली जब एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बिल जो है वो बनाता है, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट का 90 से लेकर 98% ही रहता है, कुछ हिस्सा वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो, जैसे अगर 95% का बिल बनाया तो ये 5% है, ये जो 5% है इसकी पेमेंट बायर तब करता है जब वो गुड्स को अच्छे तरीके से चेक कर लेता है, उसकी क्वालिटी को वगैरह को जो है वो चेक कर लेता है, तब यहाँ पर पेमेंट करता है, ठीक है। तो ये जो 5% है इसी को ही हम अनट्रांस बैलेंसेस जो है वो कहते हैं और इसके अगेंस्ट भी जो है वो पेमेंट की जाती है, ठीक है, मतलब कि एडवांस जो है वो दिया जाता है। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं जहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उनको सिर्फ और सिर्फ फ्री एफओबी वैल्यू का 90 से लेकर 98% तक ही जो है बिल ड्रॉ करना पड़ता है। बाकी जो हिस्सा है उसे अनड्रान बैलेंस के रूप में जो है वो रखा जाता है और ये ओवरसीज बैंक तभी पे करता है जब वो गुड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को अच्छे तरीके से वेरीफाई जो है वो कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं अनड्रान बैलेंसेस के लिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर इन ऐसी कमोडिटीज में डील करते हैं जहां पर अनड्रॉन बैलेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एलिजिबल रहते हैं ऐसे लोन के लिए। उसके बाद एडवांस अप्रूवल कैसे किया जाता है, तो बेसिकली बैंक जो है वो कमर्शियल जजमेंट और बायर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके जो है एडवांस को अप्रूव करते हैं। एस्पेक्ट की बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क काफी होता है क्योंकि जो पेमेंट होती है वो बायर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बायर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो पेमेंट नहीं करता, अगर बायर सेटिस्फाई होगा तभी पेमेंट जो है मिलेगा, तो थोड़ा रिस्क यहाँ पर ज्यादा होता है। उसके बाद है एडवांसेस अगेंस्ट रिटेंशन मनी। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले रिटेंशन मनी के मतलब समझो। तो देखो नॉर्मली जब एक पर्सन किसी दूसरी पर्सन से अपना काम करवाता है, जैसे मान के चले ए और बी है, तो बी पर्सन जो है वो ए पर्सन से अपना घर बना रहा है, तो जो ए है वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। अब जब ए पर्सन काम करता है तो इसे पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी कि पेमेंट करनी है, ठीक है। तो कभी भी जो बी पर्सन है यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो काम के इक्वल पैसा नहीं देता। जैसे अगर 50% काम कंप्लीट हुआ है तो कभी भी 50% पैसा नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेकर भाग जाए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो एम्प्लॉयर होता है यानी कि जो काम करवा रहा होता है वो अपने पास कुछ पैसा रिटेन कर लेता है सिक्योरिटी के लिए। जैसे 50% काम कंप्लीट हुआ है तो 40% ही पेमेंट की गई, 10% अपने पास रख लिया। तो ये जो 10% है इसी को हम यहाँ पर रिटेंशन मनी जो है वो कहते हैं। तो रिटेंशन मनी क्या होता है? पेमेंट का वो पोर्शन जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयर जो है वो अपने पास ही होल्ड करके रखता है एज अ सिक्योरिटी पर्पस। अब ये रिटेंशन मनी के अगेंस्ट भी जो है वो एडवांस दिया जाता है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, जैसे कि अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है
तो वहां पर सर्विस रिटेंशन मनी के अगेंस्ट कोई भी एडवांस नहीं दिया जाता है। अगर यहाँ पर आपका सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पर सिलेक्टिव एडवांस दिया जाता है साइज और इम्पैक्ट के बेसिस के ऊपर। उसके बाद अगर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है तो जब भी पॉसिबल है तो जो एलसी और जो बैंक गारंटी है उसको एज अ सिक्योरिटी जो है वो लेना चाहिए, ठीक है, तभी लोन देना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर रिटेंशन मनी 1 साल के अंदर पेबल है तो बैंक जो है वो अप टू 90 डेज तक प्रिस्क्राइब रेट से जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। बियॉन्ड 90 डेज जो इंटरेस्ट रेट है वो एज पर ECNOS यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सटेंडेड टर्म्स, ठीक है। तो अगर रिटेंशन मनी जो है वो 1 साल के बाद पेबल है तो उस केस में जो एडवांस है वो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से हमने पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है वो दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर परचेज डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल। अब ये जो एक्सपोर्ट बिल है इसकी परचेज और डिस्काउंट करके भी एडवांस जो है वो दिया जाता है। जैसे अगर एक एक्सपोर्टर है, यहाँ पर एक एक्सपोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। उसके पास एक एक्सपोर्ट बिल है तो बैंक क्या करता है, इस एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट करता है। क्या करता है, डिस्काउंट कैसे करता है, बेसिकली बैंक क्या करता है, इस एक्सपोर्ट बिल को बाय कर लेता है और इमीडिएट बेसिस पे एक्सपोर्टर को पेमेंट जो है वो कर देता है। अब आप कहोगे बैंक का क्या फायदा होता है, तो देखो बैंक जो है वो एक्सपोर्ट बिल को हमेशा डिस्काउंट पे बाय करता है। जैसे अगर 50,000 का एक्सपोर्ट का बिल है तो कभी भी 50,000 नहीं देगा बैंक, कुछ डिस्काउंट अपना ले लेगा, जैसे 40,000 के रुपए दे देगा, 10,000 पे उसका प्रॉफिट जो है वो रहेगा। मेच्योरिटी आने पर वो एक्सपोर्ट बिल को प्रेजेंट करके अपनी पेमेंट जो है वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट बिल फाइनेंसिंग की बात करें तो ये दो टाइप्स की होती है, एक होता है डीपी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट बिल और एक होता है डीए डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बिल्स, ठीक है। तो अगर हम डीपी की बात करें तो इसके अंदर जो बैंक होता है वो गुड्स का कंट्रोल अपने पास जो है वो रिटेन करके रखता है जब तक कि बायर पेमेंट नहीं कर देता है। उसके बाद जो डीए होता है यहाँ पर बायर जो है वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है और गुड्स को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे ये जो एडवांस है वो क्लीन एडवांस के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट फॉर बैंक्स। तो बैंक यहाँ पर रिस्कों को कैसे मैनेज करते हैं, तो देखो ECGS जो है उसका कवर रिकमेंडेड होता है, यानी कि बैंक तभी लोन देगा अगर ECGS की गारंटी होगी। बैंक नॉर्मली जो है वो होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी का भी यूज करता है। जो हाउसिंग बिल्स होते हैं उनको परचेज नहीं किया जाता बैंक के द्वारा, हालांकि अगर स्पेसिफिकली अप्रूव किया गया तो उसे बैंक परचेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है, तो देखो बैंक क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं ना उनको बाय कर लेते हैं एक्सपोर्ट से। जैसे हमने अभी डिस्काउंटिंग के अंदर पढ़ा वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर होता है कि जो बैंक होता है वो डिस्काउंट पे एक्सपोर्ट बिल को बाय कर लेता है एक्सपोर्टर से और एक्सपोर्टर को एक इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट जो है वो कर देता है, ठीक है। अब ये नेगोशिएशन ऐसे ही नहीं हो जाती, यहाँ पर कुछ गाइडेंस है जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। वो गाइडेंस क्या है, सबसे पहले एलसी कंप्लायंस, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के जितने भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करना जरूरी है, यानी कि उनको फॉलो करना जरूरी है। रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, अगर ये देखो यहाँ पर जो नॉन पेमेंट का रिस्क है वो काफी ज्यादा होता है, तो माइनर से भी अगर कोई दिक्कत होती है जैसे कि लेट डॉक्यूमेंट सबमिशन हो रही है या फिर इनकरेक्ट बिल ऑफ लेडिंग है, सिग्नेचर मिसिंग है या फिर इनकरेक्ट इनवॉइस अमाउंट है, तो इमीडिएटली बेसिस पे जो इशूइंग बैंक है वो पेमेंट को रिजेक्ट कर देती है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद है एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो अगर कंसाइनमेंट बेसिस पे एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए भी फाइनेंस जो है वो मिलता है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो रिस्क फैक्टर, यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर मिस यूज जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो चार्ज है जैसे कि आउटराइट सेल्स, जैसे आउटराइट सेल्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना वैसे इसके ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है। अगर जो सेल्स है वो मैक्सिमम पीरियड 365 डेज के लिए किया गया है। पेमेंट पीरियड की बात करें अगर बियॉन्ड 365 डेज है तो जो आरबीआई की अप्रूवल है उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। उसके बाद बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो कंसाइनमेंट बेसिस पे किए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्री शिपमेंट क्रेडिट है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है पोस्ट शिपमेंट अकाउंट में जब यहाँ पर शिपमेंट कर दी जाती है, और इसको 365 डेज के अंदर जो है वो सेटल करना जरूरी होता है। या फिर अगर आरबीआई ने कोई अप्रूव्ड पीरियड दिया हुआ है, एक्सटेंडेड अप्रूव्ड पीरियड दिया है, तो उसके अंदर जो है वो सेटल करना जरूरी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर एग्जीबिशन एंड सेल। ठीक है, तो बैंक जो है अगर कोई गुड्स जो है वो अब्रॉड सेंड की गई है एग्जीबिशन के लिए, तो उनके लिए भी फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। एग्जीबिशन के बाद जैसे ही सेल हो जाती है, आफ्टर सेल, तो बैंक यहाँ पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोथ प्री और प्री शिपमेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, और ये जो एडवांसेस है इन्हें सेपरेट अकाउंट के अंदर जो है मेंटेन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी जो है वो एडवांस दिया जाता है। तो जो बैंक है वो यहाँ पर पोस्ट शिपमेंट एडवांस जो है वो ग्रांट कर सकता है अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक एंटाइटलमेंट। हालांकि यहाँ पर ईसीजीसी की जो गारंटी है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, इसकी गारंटी के बिना काम नहीं चलता है। उसके बाद जो फाइनल सैंक्शन और जो पेमेंट है वो जब कस्टम अथॉरिटीज कर देती हैं, तो यहाँ पर लोन एडजस्टमेंट को डिटरमाइन जो है वो किया जाता है। और ये जो फाइनेंसिंग है ये बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल के अगेंस्ट जो है वो की जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, तो देखो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की अगर हम यहाँ पर बात, डेफर्ड पेमेंट टर्म्स का मतलब है कि जो पेमेंट है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो है वो की जाएगी। तो बैंक नॉर्मली यहाँ पे जो है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है वो 1 साल से ज्यादा के लिए जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और ये कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई एप्लीकेबल होती है। और यहाँ पर आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत होती है अगर ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन से एक्सीड जो है वो कर जाती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मेरे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं उसकी हम एक समरी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो एडवांसेस ऑन अनड्रॉन बैलेंसेस। तो जो एडवांसेस ऑन अनड्रॉन बैलेंसेस है तो ऐसी कमोडिटी जिसके ऊपर अपफ्रंट पेमेंट जो है वो 90 से 98% तक रहती है, वो जो कमोडिटीज है वो एलिजिबल होती है, यानी कि उनके लिए फाइनेंस दिया जा सकता है। जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो केस स्पेसिफिक होता है, और जो रीपेमेंट मेथड होता है वो पेमेंट फ्रॉम बायर होता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही बायर से पेमेंट मिल जाती है लोन को रीपे कर दिया जाता है। उसके बाद है रिटेंशन मनी एडवांसेस। क्या है यहाँ पर? रिटेंशन मनी एडवांसेस। ठीक है, तो रिटेंशन मनी एडवांसेस कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं? ट्रंकी प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है। ठीक है, और बैंक गारंटी या फिर एलसी के थ्रू जो है वो रिपेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ डीपी डीए बिल्स। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर होता है वो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, और एनटीपी जो होती है वो 25 डेज की होती है, और रिपेमेंट जो है वो कैसे की जाती है? तो बायर से पेमेंट ली जाती है और रिपेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एलसी नेगोशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलसी की जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होती हैं। केस स्पेसिफिक यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम पीरियड होता है, और जो रीपेमेंट होती है वो इशूइंग बैंक जो है वो कर देती है, मतलब इशूइंग बैंक पेमेंट करती है, लोन की रीपेमेंट होती है। उसके बाद जो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स है उसके यहाँ पे जो प्रीशियस स्टोन्स है, ज्वेलरी है, वो प्रोजेक्ट जो है वो एलिजिबल होते हैं, और फाइनेंस जो है वो मैक्सिमम 365 डेज के लिए होता है। और जो रिपेमेंट होती है वो बेसिकली अब्रॉड से जो सेल प्रोसीड्स आती हैं उससे की जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पर एग्जीबिशन और सेल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जीबिशन पार्टिसिपेंट्स हैं वो फाइनेंस जो है वो ले सकते हैं। केस स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है, और रीपेमेंट सेल प्रोसीड से की जाती है। उसके बाद एडवांस ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, और जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो कस्टम सैंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, और कस्टमर पेमेंट से यहाँ पर रिपेमेंट जो है वो की जाती है। पोस्ट शिपमेंट डेफर्ड क्रेडिट की बात करें तो जो कैपिटल और प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर्स है वो एलिजिबल होते हैं, और 1 साल 1 ईयर प्लस अगर ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, तो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत होती है। और जो रीपेमेंट होती है वो इंपोर्टर से पेमेंट लेने के बाद जो है वो कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर ईसीजीसी होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी स्कीम। तो ये बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि बैंकों को प्रोटेक्ट करती है नॉन पेमेंट से। यानी कि अगर एक्सपोर्टर ने बैंक को पेमेंट नहीं की, यानी कि लोन की रिपेमेंट नहीं की है, तो वो इस इंश्योरेंस स्कीम से खुद को कंपनसेट जो है वो करवा सकते हैं। नॉर्मली ये जो स्कीम होती है वो एजीसी लिमिटेड जो है वो ऑफर करती है, और जैसे ही एक्सपोर्टर डिफॉल्ट करता है, यानी कि वो लोन की रिपेमेंट नहीं करता है, तो जो ईसीजी है वो यहाँ पर
लोन के एक सर्टेन परसेंटेज के इक्वल बैंक को कंपनसेट जो है वो कर देती है, यानी कि पैसा जो है वो दे देती है। अगर हम इसके की फीचर्स की यहाँ पर बात करें पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट स्कीम की, तो बेनिफिशियरी इसमें बैंक होते हैं जो कि खुद को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट से सेफगार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी रिस्क होता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के अंदर उसको मैनेज करते हैं। कवरेज की बात करें तो जो नॉन पेमेंट बाय एक्सपोर्टर होता है उसको ये कवर करते हैं, यानी कि अगर एक्सपोर्टर पेमेंट नहीं करते हैं तो ईसीजीसी जो है वो बैंक को जो है वो कंपनसेट कर देता है। कॉस्ट ऑफ प्रीमियम की अगर हम बात करें तो इसको बैंक एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्सपोर्टर के ऊपर इसे पास ऑन नहीं किया था, यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम बैंक खुद से बेयर करते हैं। उसके बाद एडिशनल कवरेज फॉर एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उन्हें बेसिकली बायर वाइज इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लेनी पड़ती है ताकि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। फिर आता है आपका यहाँ पर कैपिटल चार्ज बेनिफिट्स। तो जो बैंक होते हैं वो लोअर रिस्क वेट एक्सपोजर का यूज करते हैं अंडर बैंक इंश्योरेंस बॉन्ड, ठीक है, जिससे उनको बेनिफिट जो है वो मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट ऑन रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। जो रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे जो है वो एप्लीकेबल होता है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो बैंक होते हैं वो MCLR या फिर EBLR के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं और वही इंटरेस्ट रेट जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर चार्ज करते हैं। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यह है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट और एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बेसिकली इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए एडजस्ट किया जाता है, तभी यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर चार्ज जो है वो किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है MCLR और BLR, ये जो है इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं क्योंकि इसके बेस पर ही इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद बोरोवर की रिस्क कैटेगरी क्या है, ठीक है, वो टॉप रेटेड है, अनरेटेड है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट भी यहाँ पर मिलता है क्योंकि हम इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर उस इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट जो है वो करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट टेन्योर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें प्री शिपमेंट क्रेडिट, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो अप टू 270 डेज की अगर हम बात करें तो एलिजिबल पीरियड जो होता है वो स्टैंडर्ड प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है, ठीक है, उसके क्रेडिट पीरियड होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर अगेंस्ट इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट बात करें तो उसका जो एलिजिबल पीरियड होता है वो अप टू 90 डेज का होता है। उसके बाद अगर ऑन डिमांड बिल्स है जैसे कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड NTP एज पर फिडाई, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो एज पर फेडाई गाइडलाइंस होता है। यूसेज बिल्स की केस में बात करें तो अप टू 180 डेज होता है। उसके बाद अगर हम गोल्ड कार्ड स्कीम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो उसके केस में अप टू 365 डेज मैक्सिमम पीरियड होता है, टेन्योर होता है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के अगेंस्ट बात करें तो ये अप टू 90 डेज होता है, और अगर हम अनरन बैलेंसेस के अगेंस्ट बात करें तो ये अप टू 90 डेज होता है, और अगर रिटेंशन मनी की बात करें तो ये अप टू 90 डेज होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे ECNOS यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर जो पोस्ट शिपमेंट एडवांस है उसको 360 डेज के अंदर लिक्विडेट नहीं किया जाता, यानी कि 360 डेज के अंदर उसकी रीपेमेंट नहीं की जाती है, तो वो जो एडवांस है, ठीक है, वो यहाँ पर ECNOS जो है वो बन जाता है, ठीक है, यानी कि उसी एडवांस को हम ECNOS जो है वो कहते हैं, क्योंकि ये जो एडवांस है फिर वो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है वो नहीं माना जाता बल्कि ये एक्सपोर्ट क्रेडिट नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर कोई प्री शिपमेंट एडवांस है उसकी जो रिपेमेंट है वो 360 डेज के अंदर नहीं की जाती है तो वो आपका ECNOS जो है वो बन जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट नोट अदरवाइज स्पेसिफाइड। इंटरेस्ट रेट की बात करें डिसाइड, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो MCLR और EBLR प्लस जो स्प्रेड गाइडेंस है उसके बेसिस पे जो है वो डिटरमाइन की जाती है। पीनल इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी पीनल इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाता है ECNOS के केस में, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है। तो अगर नेचर ऑफ बिल की बात करें तो वो डिमांड बिल है, पेमेंट टाइमलाइन है तो बिफोर एक्सपायरी NTP। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर जो भी प्रिस्क्राइब रेट है, ठीक है, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट जो है चार्ज किया था। उसके बाद यूसेज बिल्स की बात करें तो पेमेंट टाइमलाइन है बिफोर ड्यू डेट, और जो भी प्रिस्क्राइब रेट है अंटिल ड्यू डेट या फिर बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट का जो क्रेडिट डेट है उसके ऊपर जो प्रिस्क्राइब डेट है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया था। ओवर ड्यू बिल्स की अगर हम बात करें तो जो NTP है फॉर डिमांड बिल्स और यूसेज ड्यू डेट, ठीक है, तो अगर डिमांड बिल्स है तो NTP के बाद अगर पेमेंट नहीं की जाती और अगर यूसेज बिल है तो यूसेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट नहीं की जाती है
तो वो ओवर ड्यू बिल्स बन जाते हैं। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिस्क्राइब रेट अप टू ड्यू डेट प्लस ओवर ड्यू पीरियड इंटरेस्ट भी जो है वो चार्ज किया जाता है। उसके बाद प्री शिपमेंट क्रेडिट बियॉन्ड 180 डेज की अगर हम बात करें तो टिल फर्दर नोटिस, ठीक है। और जो MCLR है और EBLR है इसमें से 2.5% माइनस कर दिया जाता है, फिर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है। तो एक बार मुझे बता दिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं है, और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है या फिर नहीं हो गया। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है। और अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्स है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एडजस्टमेंट फ्रॉम रूपी रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखो, अगर कोई ऐसा क्लेम है जिसको ECGS जो है वो सेटल करती है ड्यू टू नॉन रिपार्टीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि अगर इंपोर्टर की जो कंट्री है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज को फेस कर रही है, तो उस केस में जो पेमेंट होती है वो ECGS जो है वो कर देती है। तो इस केस में जो बैंक होता है, ठीक है, वो ECNOS पोस्ट शिपमेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है पूरे के पूरे एडवांस अमाउंट के ऊपर। और उसके बाद अगर एक्सपोर्टर को बाद में पेमेंट जो है वो मिल जाती है तो जो भी एक्सेस इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया होता है उसे जो है वो रिफंड कर दिया जाता है, मतलब रिफंड कर देता है। पर उससे पहले तक तो बैंक ECNOS का पोस्ट शिपमेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज कर रहा होता है। समरी टेबल की बात करें तो जो ECG या पोस्ट शिपमेंट गारंटी है उसके लिए बैंक एलिजिबल होते हैं। मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ्स का होता है। रीपेमेंट मेथड का होता है, रीपेमेंट मेथड की बात करें तो अगर एक्सपोर्टर डिफॉल्ट कर देता है तो ECGS क्लेम सेटलमेंट की जाती है। उसके बाद प्री शिपमेंट क्रेडिट की बात करें तो इसके लिए एक्सपोर्टर्स है वो एलिजिबल है। मैक्सिमम पीरियड 270 डेज होता है और रीपेमेंट जो है एक्सपोर्ट बिल प्रोसीड से की जाती है। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की बात करें तो एक्सपोर्टर्स यहाँ पर एलिजिबल होते हैं और अप टू 360 डेज के लिए गोल्ड कार्ड, ठीक है, के केस में। उसके बाद पेमेंट फ्रॉम बायर्स, तो जो रिपेमेंट होती है वो बायर से पेमेंट लेने की बात की जाती है। उसके बाद जो इसनोस है यानी कि नॉन लिक्विडेटेड प्री शिपमेंट क्रेडिट है, डिलेड एक्सपोर्ट्स जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो आफ्टर 365 डेज होता है। और जो इंटरेस्ट हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो अप्लाई होता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिमांड और यूसेंस बिल्स, तो एक्सपोर्टर्स इसके लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। और जो आपका टेन्योर है वो एज पर टर्म एंड कंडीशंस होता है बैंक के। और नोस्ट्रो क्रेडिटलाइजेशन से जो है वो रिपेमेंट की जाती है। उसके बाद है इंटरेस्ट एडजस्टेड फ्रॉम रूपी रिसोर्सेज, तो जो ECGST क्लेम है वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। केस स्पेसिफिक ड्यूरेशन सेट की जाती है और जो डिफरेंस रिफंडेड है, जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको बाद में पे जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री और पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2015 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था 5 सालों के लिए, और बाद में जाकर इसे मार्च 31 2024 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके अंदर अगर हम एलिजिबल एक्सपोर्ट्स की बात करें स्कीम के अंदर तो वो है एक्सपोर्ट अंडर 410 टैरिफ लाइंस, ठीक है, यानी कि ITC HS 4 डिजिट कोड्स, ऑल एक्सपोर्ट्स बाय MSME अक्रॉस ऑल ITs SS HS कोड्स। की फीचर्स की बात करें तो स्टार्ट डेट थी 1 अप्रैल 2015 और इसे 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया था। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट की बात करें तो वो है 2% पर एनम और 3% पर एनम है MSME के लिए और 2% है स्टैंडर्ड के लिए। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स की बात करें तो 2019 के अंदर जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो 2% इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन के लिए जो है वो एलिजिबल है।
और अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स को क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो देखो जो बैंक है वो ये जो इंटरेस्ट बेनिफिट है वो अप फ्रंट जो है वो पास ऑन कर देता है एक्सपोर्टर्स को, और बाद में जाकर आरबीआई से उसे रीइंबर्स जो है वो करा लेता है। क्लेम प्रोसेस की बात करें तो जो बैंक है वो ओरिजिनल क्लेम सबमिट कराता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, फिर उसे एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा जो वो सर्टिफाई किया जाता है। फंड डिसबर्समेंट रीइंबर्समेंट की बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता है वो आरबीआई को फंड देता है मंथली रीइंबर्समेंट के लिए, ठीक है। और ये जो रीइंबर्समेंट की जाती है वो रिवॉल्विंग फंड सिस्टम के थ्रू जो है वो की जाती है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मिनिमम प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए मिनिमम प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, तो देखो अगर आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर क्वालिफाई करना है तो जो एक्सपोर्टर है उसको जो रूल ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, उसको मीट करना पड़ेगा एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन है वो आगे हमने यहाँ पे जो है वो पढ़ ली है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन एज पर एफटीपी। तो अगर यहाँ पे जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सब्सटेंशियल प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो अंडरगो होना चाहिए बियॉन्ड बेसिक ऑपरेशन, यानी कि सब्सटेंशियल प्रोसेसिंग उसकी होनी जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन दैट डू नॉट क्वालिफाइज एज मैन्युफैक्चरिंग, कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आते हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर जो डिसअलाउड ऑपरेशंस है वो है सिंपल क्लीन, जैसे डस्ट रिमूवल स्टोरिंग वॉशिंग, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आता है। उसके बाद पैकेजिंग और रीपैकिंग, जैसे प्लेसिंग आइटम्स इन बॉटल, बॉक्सेस या अदर सिमिलर कंटेनर्स, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आता है। प्रिजर्वेशन मेथड जैसे कि फ्रीजिंग, ब्रिंगिंग, वेंटिलेशन, ये भी आपका नहीं आता है। लेबलिंग, मार्किंग जैसे कि एडिंग स्टिकर्स और सीरियल नंबर्स, बेसिक असेंबली, सिंपली पुटिंग पार्ट्स टुगेदर, और सिंपली डिलीशन, एडिंग वाटर और अदर सब्सटेंस विदाउट अल्टरिंग द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो नहीं आते हैं। उसके बाद बात करेंगे एक्सक्लूजन ऑफ टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट सेक्टर, ठीक है। तो जो 6HS लाइंस इन द टेलीकॉम सेक्टर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। जो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स वो हालांकि अभी तक एलिजिबल है पर बाकियों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए जो लार्ज स्केल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर है वो पीएलआई स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। पर जो एमएसएमई टेलीकॉम कंपोनेंट एक्सपोर्टर है वो एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद है आईईएस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। देखो आईएस इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि अगर किसी एक्सपोर्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर बेनिफिट मिल रहा है तो उसके लिए आईईएस स्कीम जो है वो अवेलेबल नहीं, यानी कि वो एक साथ इन दोनों स्कीमों का बेनिफिट नहीं ले सकता है। आईईएस जो है वो अदर सेगमेंट्स के लिए जो है वो अलाउड है जिनको पीएलआई बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पा रही है, ठीक है। बैंक्स को यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो एक्सपोर्टर से लेना पड़ेगा जिसके अंदर वो स्पेसिफाई करेगा कि मैं पीएलआई स्कीम के अंदर कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं ले रहा, ठीक है, इसीलिए मुझे, ठीक है, ये स्कीम जो है वो मिलनी चाहिए। ओके, मतलब आईएएस स्कीम जो है, आईईएस स्कीम जो है वो चाहिए। समरी टेबल की बात करें तो आईईएस वैलिडिटी की बात करें तो वह है अंटिल मार्च 31 2024। इंटरेस्ट रेट बेनिफिट्स की बात करें तो स्टैंडर्ड एक्सपोर्टर्स के लिए 2% का है और एमएसएमई के लिए 3% का है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक्सपोर्टर अंडर 400 टैरिफ लाइंस, ऑल एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। एक्सक्लूडेड सेक्टर्स की बात करें टेलीकॉम सेक्टर्स एक्सेप्ट एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स। पीएलई स्कीम बेनिफिशियरी वो भी एलिजिबल नहीं है ईआईईएस के लिए एक्सेप्ट फॉर नॉन पीएलआई सेगमेंट। रीएम्बर्समेंट प्रोसेस की बात करें तो मंथली रीएम्बर्समेंट की जाती है आरबीआई के थ्रू। उसके बाद है आपका यहाँ पर रूल ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पर मिनिमम प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करनी जरूरी है एक्सपोर्टर के लिए अगर वो एलिजिबल जो है वो होना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो पहला इसमें आता है री डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स अब्रॉड स्कीम। देखो इस स्कीम के अंदर क्या होता है, बैंक जो है वो बेसिकली जो यूएस एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्काउंटिंग की जाती है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज करके जो है वो की जाती है, ठीक है। या फिर जो ओवरसीज बैंक्स होते हैं वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी इसको री डिस्काउंट जो है वो कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने एक्सपोर्ट बिल को एक्सपोर्ट बिल्स अब्रोड स्कीम के अंदर डिस्काउंट जो है वो करवा सकते हैं और आगे जो बैंक्स होते हैं वो उनको री डिस्काउंट करके जो है फंड्स जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है आपको? अब की फीचर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, की फीचर्स की यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर बार बार वर्ड रीडिस्काउंटिंग यूज कर, रीडिस्काउंटिंग का मतलब है कि देखो बैंक को लोन देने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो बैंक पहले एक्सपोर्टर के बिल को डिस्काउंट करेगा, फिर उसके बाद वो उसे जो है किसी और इंस्टीट्यूशन से रीडिस्काउंट जो है वो करवा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे की फीचर्स ऑफ ईबीआर स्कीम। तो ईबीआर स्कीम के की फीचर्स क्या है? सबसे पहले फंडिंग सोर्सेज की बात करें तो वो है ईईएफएस, आरएफसी, एफसीएनआर अकाउंट्स। रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो जो बैंक्स हैं वो एक्सपोर्ट बिल को रीडिस्काउंट कर सकते हैं अब्रॉड के अंदर एक इंटरनेशनल रेट के ऊपर। उसके बाद बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी की बात करें तो बैंक जो है वो बीएएफ अरेंज कर सकते हैं किसी ओवरसीज बैंक के साथ, ठीक है, या फिर रीडिस्काउंटिंग एजेंसीज के साथ बिना किसी मार्जिन रिक्वायरमेंट के। फैक्टरिंग अरेंजमेंट की बात करें तो फैक्टरिंग जो है वो विदाउट रिकोर्स बेसिस पे ही परमिटेड है। उसके बाद एक्सपोर्टर डायरेक्ट लाइन ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्टर है वो यहाँ पर खुद के डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है वो अरेंज कर सकते हैं थ्रू ओवरसीज बैंक या फैक्टरिंग एजेंसीज व्या डेजिग्नेशन बैंक्स ऑफ इंडिया। बोरोविंग लिमिट्स की अगर हम बात करें एग्जाम्पशन की तो बीएफ लिमिट जो है वो यहाँ पर आरबीआई की जो बोरोविंग लिमिट्स होती है बैंकों के लिए उसके अंदर जो है वो काउंट नहीं की जाती है, ठीक है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो मैक्सिमम यूसेंस पीरियड है वो अप टू 180 डेज है फ्रॉम द शिपमेंट डेट। डिमांड डेज इंक्लूजन की बात करें तो ओवरसीज इंस्टीट्यूशन के केस में ही ये परमिटेड है। कन्वर्टेबल करेंसीज की बात करें तो ईबीआर जो है वो किसी भी मेजर कन्वर्टेबल करेंसी में ऑफर की जा सकती है। एशिया कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जो ईबीआर है वो ऐसे एक्सपोर्ट जो कि एशियन क्लियरिंग यूनियन कंट्रीज में किए जा रहे हैं उनके लिए भी अलाउड है। सेंट्रलाइज ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो बैंक यहाँ पर सेंट्रलाइज बीएएफ सिस्टम का यूज कर सकते हैं एट अ डेजिग्नेटेड ब्रांच फॉर इजियर ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे सोर्स ऑफ ऑन शेयर फंड्स फॉर ईबीआर। तो ईबीआर के लिए ऑन शेयर फंड्स कहाँ से आते हैं? पहला है फॉरेन करेंसी रिजर्व, जैसे कि बैंक यहाँ पर ईईएफसी, आरएफसी, एफसीएनएल बैलेंसेस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद होल्डिंग बिल्स इन पोर्टफोलियो, तो बैंक जो है वो बिना रीडिस्काउंट किए इन बिल्स को अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, या फिर बैंक के साथ रीडिस्काउंट भी जो है वो कर सकते हैं। बैंक जो है वो रीडिस्काउंटिंग ऑफर कर सकते हैं अदर इंडियन बैंक्स को, ठीक है, अपने एग्जॉस्टेड लिमिट्स के अंदर। उसके बाद इंटर बैंक क्रेडिट लिमिट्स, बैंक जो है वो इंडियन बैंक से भी बॉर्विंग कर सकती है अगर ओवरसीज बॉर्विंग जो है वो अनअवेलेबल होगी। फॉरेन करेंसी बाय सेल स्वैप्स, तो बैंक यहाँ पर फॉरेक्स स्वैप्स का भी यूज कर सकते हैं रीडिस्काउंटिंग करने के लिए, ठीक। उसके बाद है ईसीजीएस कवर फॉर रीडिस्काउंट बिल्स। तो ईसीजीएस कवर कितना मिलता है रीडिस्काउंट बिल्स के केस में? तो देखो पहला है रीडिस्काउंटिंग विद रिकोर्स। जो ईसी कवर्स है वो जब तक एक्सपोर्टर लाइबल है तब तक कंटिन्यू रहता है। रीडिस्काउंटिंग विदाउट रिकोर्स, तो ईजीसी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है वंस बिल्स आर रीडिस्काउंट। अगर बिल्स यहाँ पर रीडिस्काउंट कर दिए गए हैं तो ईसीजी की लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 15 चैप्टर का पार्ट 2 जो है वो कवर कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो टॉपिक्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यहाँ तक टॉपिक्स में किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ये हमारे यहाँ पर सीसीपी के लाइव सेशन चल रहे हैं जहाँ पर हम लोग कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में सीसीपी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 14 चैप्टर हो चुके हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो फॉलो करना है। और जो क्लासेस आपने मिस कर दिए उसको भी एक बार जरूर जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी अपकमिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी जो है वो दबा देना, ठीक है। और हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लेना जहां पर आपको सारा सिलेबस कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं। अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर 82% तक का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो उस जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।